नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में सेना के लड़ाकू विमानों ने बनाया आतंकी ठिकानों को निशाना। पेशावर हमले के मास्टरमाइंड उमर नरई के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर में 25 सालों का टूटा रिकॉर्ड। 5 चरणों को मिलाकर करीब 66% मतदान। झारखंड में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग। आर्थिक सुधार के रास्ते में राजनीतिक बाधा नहीं आने देगी सरकार। वित्त मंत्री का आरोप। राज्यसभा में विपक्ष डाल रहा है अड़ंगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जबरन धर्मांतरण को बताया गलत, लेकिन आरएसएस प्रमुख ने घर वापसी को बताया जायज। टीम इंडिया ने गंवाया ब्रिस्बेन टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने दी 4 विकेट से मात। 4 मैचों की सीरीज में 2-0 से पिछड़ा। और आइए देखते हैं पहली खबर। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान फौज ने आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। खबरें हैं कि पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में जेट लड़ाकू विमानों ने आर्मी स्कूल हमले के मास्टरमाइंड उमर नरई को मार गिराया है। आतंकवाद विरोधी अभियान में अब तक 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। यही नहीं, आतंकवाद में के मामलों में सजा याफ्ता लोगों को फांसी देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शनिवार को पाकिस्तानी सेना के जेट लड़ाकू विमानों ने तिराह घाटी में आतंकवादियों के 7 ठिकानों को तबाह कर दिया। इस अभियान में 21 आतंकवादी मारे गए। हमले में पेशावर स्कूल हमले का मास्टरमाइंड उमर नरई के भी मारे जाने की खबरें हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फौज पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का दावा कर रही है। तहरीके तालिबान के प्रमुख फजलुल्लाह के खिलाफ अभियान में ड्रोन हमलों का भी सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान नेतृत्व ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हर मुमकिन मदद करेगा। पेशावर आर्मी स्कूल हमले के बाद से पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक अभियानों में 152 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में 2 आतंकियों अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान और अरशद महमूद को शुक्रवार शाम फांसी दे दी गई। पाकिस्तानी सरकार ने आर्मी स्कूल पर हमले के बाद फांसी पर लगी पाबंदी हटाने के फैसले के बाद ये कदम उठाया है। मंगलवार को आर्मी स्कूल पर हुए हमले में तालिबान ने 148 लोगों की बर्बर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चल रही है और अफगानिस्तान से जिस सहयोग की वो बात कर रहा है, उस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ सी उदय भास्कर साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज से। उदय भास्कर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो अभियान छेड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, क्या असल में ये सिर्फ एक त्वरित प्रतिक्रिया भर है, या आपको लगता है कि इस जख्म, इस दर्द के बाद कहीं ये ज्यादा आकार लेगा, इसकी पेंट्रेशन मैं कहूं कई और दूसरे इलाकों तक होगी, या सिर्फ एक खास इलाके, खास संगठन तक सीमित रहेगा? इस वक्त जो पाकिस्तान के फौज ने ठोस कदम उठाया है, मुझे लगता है कि ये पेशावर के बाद हुआ है। अर्थात ये कि पेशावर में जिस प्रकार का हादसा हुआ था, इस वक्त पाकिस्तान के पूरे कौम अवाम में एक ऐसा लहर पैदा हुआ है जिससे राजनीतिक पार्टियों को और कोई विकल्प नहीं है परंतु फौज को समर्थन देने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़ब शुरू हुआ था जून के महीने में इस साल, उस वक्त ऐसे लग रहा था कि बड़े जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब का पार्टी, इमरान खान का पार्टी, ये पूरा समर्थन नहीं दे रहे थे और पाकिस्तान तालिबान को एक प्रकार से वो समर्थन भी दे रहे थे। परंतु पेशावर के बाद जनरल राहील शरीफ साहब ने जो कदम उठाया है, लगता है कि ये काफ़ी अभी ठोस है और तहरीक तालिबान और उनको जितने भी समर्थन देने वाले जो गुट हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में, लगता है कि वो काफ़ी सैनिकी कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसे खबर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जी। परंतु जहाँ तक पाकिस्तान की जो अंदरूनी जो समस्या है, मुझे लगता है कि ये टीटीपी के साथ जो भी इनका इस वक्त ऑपरेशन है,
इसका ख़त्म होने के बाद हमें कुछ शायद ऐसे इशारा मिलेगा कि क्या पाकिस्तान के नीति में, रणनीति में दहशतगर्दी के खिलाफ कोई परिवर्तन आया है कि नहीं। या उदय भास्कर साहब, मैं से ऐसे कहूं कि बैठ तालिबान जिसकी बात पाकिस्तान ने कही है, यानी वो संगठन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमला सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा और जिन आतंकी संगठनों की भारत मांग करता रहा है उनके आकाओं को गिरफ्तार करने, उनको सौंपने को लेकर उनके बारे में पुराना रवैया बदस्तूर चलता रहेगा। नहीं साहब, मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर इस नीति के बारे में काफ़ी समीक्षा हो रहा है और इनके लिए जो परीक्षा है, जो लिटमस टेस्ट जो है एक प्रकार से, कि पाकिस्तान के फौज क्या टीटीपी का सामना करने के बाद वो अफगानिस्तान के अंदर जो हक्कानी गुट है क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे कि नहीं। दूसरी बात, जहां तक अफगानिस्तान के लिए भी दहशतगर्दी गुटों की जब बात होती है और नेताओं की, अफगान तालिबान का जो मुखिया, जो लीडर है मुल्ला उमर, उनको सेफ्टी और सैंक्चुरी मिला है पाकिस्तान में। अभी देखना है कि जब राहिल शरीफ साहब गए थे काबुल और मिले थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से, गनी साहब से, यदि अफगानिस्तान उनसे पूछें कि आप हमें मुल्ला उमर को पकड़ के दे दीजिएगा, क्या वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि नहीं। ये पहला एक परीक्षा होगा, लिटमस टेस्ट जी। दूसरा होगा जहां भारत के संदर्भ में लश्कर तैयबा तथा जमात-उद-दावा, अभी हमने जो देखा है लखवी के बेल में और हाफिज सईद के बारे में, क्या वो कदम उठाएंगे कि नहीं। और इसमें हल्का सा एक मैं कहूँगा सकारात्मक इशारा है कि लखवी को बेल देने के बाद वहाँ का जो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने बेल दिया था उनको, तुरंत उन्होंने एक और कानून का प्रयोग करते हुए जो पब्लिक ऑर्डर वाला है, उन्होंने लखवी को डिटेन कर दिया है और कहा जा रहा है कि सोमवार को पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो दोबारा बेल को रद्द करने के लिए केस चलाएंगे जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि लगता है, और ये बड़ा हल्का सा है, कि पाकिस्तान की जो नीति में है कुछ समीक्षा ज़रूर हो रहा है। वो कितना ठोस होगा हमें शायद अगले हफ्तों में पता चलेगा। लेकिन उदय भास्कर, अब जिस तरीके से सरताज अजीज ने अफगानिस्तान से सहयोग की बात की, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो अफगान सीमा से सटा हुआ कबायली इलाका है वहां पर एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तानी अगर लड़ाकू विमान वहां पर अटैक करना चाहते हैं आतंकी संगठनों पर, क्या कुछ इसी तरह की ज्वाइंट ऑपरेशंस की जब बात इंडिया करे या इंडिया को करने के वक्त आ चुका है, इंडिया इसी तरह की मांग या सहयोग पाकिस्तान से करे, तो उसके तरफ फिर क्या ध्यान होगा पाकिस्तान का, क्या उसका रुख होगा? साहब वो बहुत बढ़िया होगा। जैसे आप बता रहे हैं, जो इस वक्त भागीदारी पाकिस्तान अफगानिस्तान से पूछ रहा है, और ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, जो जेट विमान का अभी प्रयोग हो रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, उनको इजाज़त या परमिशन चाहिए अफगानिस्तान से एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए। उसी के आधारित उनका जो एयर ऑपरेशन है वो सफल हो सकता है। परंतु जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं, उनका और पाकिस्तान भारत के रिश्तों में बहुत अंतर है। तो इसलिए हालांकि ये बहुत ही एक सकारात्मक पहल होगा यदि पाकिस्तान भारत के साथ एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में समर्थन देने के लिए अगर वो तैयार होंगे। परंतु उसके लिए एक बुनियादी परिवर्तन की ज़रूरत है पाकिस्तान के नीतियों में और पाकिस्तान के विचारधारा में, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने भारत को दुश्मन देश बनाया है और लश्कर तैयबा जैसे गुटों को समर्थन दिया है भारत के खिलाफ, उस नीति में, उस विचारधारा में, उस संवाद में इसका परिवर्तन मैं कहूँगा होने में लगता है कि वो समय की ज़रूरत है। और नवाज शरीफ साहब और बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको एक मत होते हुए साथ साथ पाकिस्तान के फ़ौज में भी इसी प्रकार का परिवर्तन की ज़रूरत है। और इसमें मैं उतना आशावादी इस वक्त नहीं हूं, परंतु देखना है पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है पाकिस्तान में। उदय भास्कर जी, आपने आशावादी नहीं, लेकिन क्या इस वक्त बेहतर, मैं कहूं कि टाइम है, इस वक्त का समय है जब भारत इस तरह की डिमांड कर सकता है कि ज्वाइंट ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ, शिविरों के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ चलाए जाएं, जिसमें न सिर्फ भारत, पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान, ये तीनों मिलकर, यही एक उपाय इस वक्त इस पूरे रीजन में है जब अगर वाकई आतंकवाद से निपटना है, उसका खात्मा करना है।
साहब, इसमें कोई शक नहीं है। बार बार जब हमने ट्रैक 2 कॉन्फ्रेंसेस किया है, पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, अफ़गानिस्तान के लोग कभी कभी जब आते हैं, अगर आप इसको केवल मैं कहूँगा एक एनालिटिकल या थियोरेटिकल दायरे में देखें तो हमारे पास विकल्प और जो दिशा है वो एक ही कि एक प्रकार का भागीदारी होना चाहिए तीनों देशों के बीच में, अर्थात अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। परंतु पॉलिटिक्स इतने बिगड़ गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये आज की बात नहीं है, पिछले आप कह सकते हैं 56 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में, खास पाकिस्तान की वजह से, उनकी फ़ौज की वजह से, कि भारत जो है दुश्मन है और भारत के ऊपर हमला करना चाहिए। इस प्रकार के काफ़ी आपको जानते हैं उनकी जो संवाद है, उसकी जो मुख्य धारा और रूपरेखा क्या है। तो जब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, और इसके लिए मैं दोबारा कहूँगा कि लखवी और 2611 का जो केस चल रहा है वो एक हमारे लिए काफ़ी अहम होगा कि पाकिस्तान के जो नए नीति बन रहे हैं वो इस केस को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भास्कर साहब इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई। 5 चरणों में हुए इन चुनावों में जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों ही जगह औसतन 66% वोट डाले गए। झारखंड में अब तक का ये रिकॉर्ड मतदान रहा, तो जम्मू कश्मीर में बीते 25 बरस में मतदान का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतगणना 23 दिसंबर को होनी है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और आतंकवाद का खतरा इन चुनावों में मतदाताओं को पोलिंग बूथों तक पहुंचने से नहीं रोक सका। शनिवार को 5वें दौर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। लोगों पर जज्बा है, जोश है वोट डालने का, इतना इससे पहले कभी नहीं देखा हमने। तो लोग चाहते हैं कि अच्छा को कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट जो हो, लोगों का, आवाम, लोगों की तकलीफें जो है उनको दूर करने के लिए फाइट कर जा करके ऊपर हाउस में। चुनाव आयोग के मुताबिक बीते 25 सालों में राज्य में ये सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत रहा। Unprecedented and totally peaceful, participative and participation with great enthusiasm. Not a single pre-poll or poll day major incident or casualty, and the turnout today has been average 73% overall. उधर झारखंड में मौजूदा विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य में नक्सली हिंसा के खतरे के बावजूद इस चुनाव में लोगों ने साहस के साथ मतदान में हिस्सा लिया। झारखंड में शनिवार को 5वें चरण के तहत लगभग 71% वोटिंग हुई, जबकि 5वें चरण का औसत मतदान 66% रहा। For the fifth phase, it is 71.26%. So if you see that overall turnout, it is 66.03%. If you compare with the previous years, then this is the highest ever turnout. दोनों राज्यों की मतगणना 23 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आर्थिक सुधार के एजेंडे में राजनीतिक बाधाओं को आड़े नहीं आने देना चाहिए। और दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल अपना एजेंडा पूरा करने के लिए राज्यसभा में अवरोध पैदा कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने विकास दर को बढ़ाने के लिए साझा प्रयास पर भी जोर दिया। उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध पर अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री के मुताबिक बीमा संशोधन विधेयक जैसे बड़े सुधारों के रास्ते में आने वाली सभी अड़चनें दूर कर ली जाएंगी। There are enough safeguards in our constitutional system which can deal with and effectively defeat this policy of political obstructionism. The government is extremely determined to go ahead with this reform and will not allow a parliamentary disturbance to obstruct or delay a reform of this kind. वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि लोकसभा से पारित कोयला संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा को लेकर विपक्ष अवरोध पैदा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। The Rajya Sabha must give it to a select committee. Select committee functions in a time-bound manner. Between one session and the next session, the decision is made and the report is submitted. It does not take years like the standing committee. So things will move. We should not be blamed. राज्यसभा में अवरोध की वजह से इस हफ्ते कोई खास विधायी काम नहीं हो पाया,
जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा के बाद प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है, जबकि सरकार की शर्त है कि इसका जवाब गृह मंत्री ही देंगे। मौजूदा सत्र खत्म होने में सिर्फ 2 बैठकें ही बची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं केंद्र में संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए बीजेपी रविवार को सभी दलों से बातचीत करेगी। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, 2 दिन और बचे हैं संसद सत्र के, लेकिन राज्यसभा में जो आसार लग रहे हैं बहुत मुश्किल है। हमारा मानना है कि अभी 2 दिन का समय है, 2 दिन का समय सकारात्मक ढंग से बिजनेस हो सके, और न केवल गवर्नमेंट बिजनेस की बात है, जो भी और भी चर्चा है, जो भी और मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो सके। इसके लिए सभी विपक्ष के प्रमुख लोगों से बातचीत हुई है, आज भी हुई है, कल भी, संडे को भी होगी, और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि मंडे को और मंगल को जो सत्र होगा वो अच्छा होगा, सकारात्मक और रचनात्मक सत्र अपनी हो पाएगा। नकवी साहब, कई महत्वपूर्ण बिल हैं, ख़ासतौर पर बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो बिल है वो अहम बताया जा रहा है कि अगर कामकाज शुरू होता है तो क्या लगता है कि 2 दिन में बिल पास हो पाएगा? हमारा तो मानना है कि सभी लोगों को एक साथ मिल करके इस विकास के रास्ते में किसी तरह का रोड़ा डाले हुए बिना आगे बढ़ाने में मददगार होना चाहिए, और उम्मीद है कि देखिए 2 दिन है, सद्बुद्धि अगर कहीं कोई गड़बड़ हुआ है ठीक हो जाए। तो क्या सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब दिलवाने के लिए तैयार है? उस दिन तो एक बहुत अच्छा एक मौका था विपक्ष के साथियों के लिए, विशेष तौर से कांग्रेस के मित्रों के लिए। पीएम थे जो राज्यसभा में हमारे सदन के नेता हैं अरुण जेटली जी ने खड़े होकर के कहा कि इमीडिएट चर्चा शुरू कर दो। सदन में बैठे तो थे ही पीएम, चर्चा आप शुरू करते। अब उस समय सारी मुद्दे पर चर्चा हो जाती है, लेकिन फिर आपने एक बहाने शुरू कर दिए। तो हमें लगता है कि अब ये चीज़ें बहुत हो गई हैं, अब इस आगे बढ़ना चाहिए, और जनता जो है वो इस तरह के एटीट्यूड को कभी भी पसंद नहीं करती। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। कोची में अमित शाह ने कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बीजेपी कानून लाना चाहती है, और अगर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता के मामले में गंभीर हैं तो उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। अमित शाह ने कहा धर्मांतरण जबरन नहीं होना चाहिए और उनकी पार्टी इसके खिलाफ है। कन्वर्जन का जहां तक सवाल है, बीजेपी एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में है। मैं सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को अपील करता हूं कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने में बीजेपी का सपोर्ट करें। कोच्चि पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष ने घर वापसी कार्यक्रम पर भी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस बीच कोलकाता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भूले भटके लोगों की घर वापसी कराई जाएगी। हम सब लोग मिलकर करेंगे, जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। आगरा में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद से विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी। विपक्ष पिछले कई दिनों से राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर जवाब की मांग भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न का एशिया में पहला सहयोगी सदस्य देश बन गया है, लेकिन जरूरी दस्तावेज जमा करने में देरी के चलते भारत इस मामले में पिछड़ गया। सर्न ने हाल ही में गॉड पार्टिकल के नाम से मशहूर हिग्स बोसन का पता लगाया। पाकिस्तान शुक्रवार को दुनिया में भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न का सहयोगी सदस्य बन गया। सर्न के मुताबिक पाकिस्तान ने सभी दस्तावेज वक्त पर जमा करा दिए और भारत से पहले सहयोगी सदस्य का दर्जा हासिल कर लिया, जबकि भारत अपनी लेट लतीफी की वजह से इस अवसर से चूक गया है। मैं ये कहूँगा ये ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, जबकि हमारे पास सब तरह की समर्थ है, आर्थिक भी है। अगर ज़रूरत पड़े हम लोग देते रहे हैं। थोड़ा डिले हुआ तो आपके हिसाब से सडनली हमने कुछ इलेक्शन नहीं लूज़ किया, ऐसा नहीं है कि एक जगह थी उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया हमें छोड़े, ऐसा नहीं है। हालांकि सर्न में पिछले 12 सालों से भारत को ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है। इसके तहत भी सर्न परिषद की बैठकों में भारत हिस्सा ले सकता है
और परिषद के दस्तावेज हासिल कर सकता है। मगर फैसला लेने की प्रक्रिया में भारत की हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक इससे ज्यादा परेशान नहीं है। ये जो कोलाइडर एक्सपेरिमेंट अभी जो इमीडिएट पास्ट में हुआ है, अभी थोड़े दिनों पहले, भारत ने में इसमें हार्डवेयर भी दिया है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी दिया है और बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक इसके इन एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा। सर्न प्रयोगशाला की स्थापना 1954 में जिनीवा के नजदीक स्विट्जरलैंड में हुई। यूरोपीय संस्था में मौजूदा समय में 21 पूर्ण सदस्य देश हैं। इसके प्रयोगों में करीब 100 से ज्यादा देशों के 10,000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक शामिल हैं और ब्रह्मांड के मौलिक कण का पता लगाने में जुटे हुए हैं। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कंप्यूटर पर एक से एक 3D मॉडल्स तैयार तो कर लिए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तविक तौर पर बनाने की बात आती है तो सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन अब इसका भी एक आसान समाधान मिल गया है। आइए दिखाते हैं कैसे। श्री कृष्ण भगवान की ये बांसुरी बजाती मूर्ति, मछली नुमा कंघी या फिर ये पिरामिड, देखने से इनमें कुछ खास न लगे, लेकिन जब हम आपको इन्हें बनाने की प्रक्रिया बताएंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इन्हें हाथों से नहीं बल्कि 3D प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट कर कर बनाया गया है। Want to make a product, then you have to first develop the CAD design of the product. So once the CAD model of the product is ready, it undergoes certain softwares on few. Sometimes the softwares are freeware, sometimes they are not readily available in the market. They are highly, commercial software. So one has to process those CAD models. 3D प्रिंटिंग इस सदी की क्रांतिकारी तकनीकों में से एक है। इसमें कंप्यूटर पर बनाई गई किसी भी 3D इमेज को हूबहू वास्तविक अंदाज में उतारा जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत प्रिंटर इस्तेमाल किए गए मटेरियल की परत दर परत के जरिए 3D डिजाइन को बनाता है। गौर से देखें तो इन परतों को आसानी से देखा जा सकता है। 3D printing is a completely different way of making things. As I said that here you deposit layer by layer to prepare an object. इन प्रिंट्स में चॉकलेट से लेकर सिरेमिक, टाइटेनियम से लेकर प्लास्टिक सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी शिक्षा, पुरातत्व विज्ञान और खाद्य जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलावों का दम रखती है। बस जरूरत है तो रचनात्मकता की। तकनीक ने महज इंजीनियरिंग को ही नहीं बदला है, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान कर दिया है। 3D प्रिंटर की खोज इंसान और तकनीक के इस रिश्ते को एक नए मकाम पर ले जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।